Assalamualaikum. My name is Sana and I am here to teach you the subject chemistry on the behalf of Al Khair School System and Academy. चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ने लगे हैं वो है मोल। मोल की डेफिनेशन ऐसे है, सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल से मुराद यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और वो पार्टिकल्स हमारे पास आयंस भी हो सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं डज़न की, जब हम कहते हैं कि 1 डज़न में 12 पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो इसी तरह से हम मोल की बात ले लेते हैं कि एक मोल में हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद है, जिन्हें हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। ये हमने एवोगैड्रोस नंबर वाले टॉपिक में भी देखा था। अब हम यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सी बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर हैं, जो हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, वो देखने में तो एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी लग रही है, लेकिन ये एक बहुत लार्ज क्वांटिटी है। अब ये लार्ज क्वांटिटी किस तरह से है, सपोज़ अगर हम इन पार्टिकल्स को एक चेन में अरेंज कर दें, इस तरह से अगर हम इन पार्टिकल्स को एक चेन में अरेंज कर दें तो ये चेन अर्थ के 3 चक्कर कंप्लीट कर सकती है। इस तरह से अगर हम इस वैल्यू को पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं, अगर इसे कॉन्टीन्यूसली काउंटिंग इसकी स्टार्ट करें तो इसे काउंट करने के लिए 11 साल लग जाएंगे। तो इससे हमें पता लगता है कि ये एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी है हमारे पास। तो इसीलिए ये पार्टिकल्स कैलकुलेट करना मुश्किल थे एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में, इसीलिए इन्हें एवोगैड्रोस नंबर से कंसीडर कर लिया गया और इनको मोल के इक्वल रख के इनकी कैलकुलेशन आसान बना दी गई। अब अगर हम मोल का यूज़ देख लें तो यूज़ ऑफ मोल में हम कहेंगे कि मोल एक यूनिट है और इसको हम केमिस्ट्री में होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं उनमें जो रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं उनकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम ये यूनिट यूज़ करते हैं। अब एक हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख लेते हैं। सपोज़ हमने एक वाटर मॉलिक्यूल बनाना है। उस वाटर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होगा और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा। अब हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन किस तरह से लेंगे, इसे कैलकुलेट करने में तो बहुत देर लग जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन को मज़ीद आसान बनाने के लिए हम रिलेशंस का कर लेते हैं, किसका, मोल का मैसेज के साथ। सपोज़ अगर हम एटम की बात करें तो एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूलर मैस, और हम फार्मूला यूनिट की बात करें तो फार्मूला मैस। तो हम मोल का रिलेशन किस तरह से बनाते हैं मैसेज के साथ। हम एक एटम की बात कर लेते हैं, हमारे पास कार्बन एटम है, हम कहते हैं कि इसका एटॉमिक मैस है 12, जो हम पीरियोडिक टेबल से भी देखते हैं और हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था। अब 12 जो हमारे पास एटॉमिक मैस है उसे हम अगर ग्राम्स में लिखें तो वो इस तरह से होंगे 12 ग्राम्स। तो हम ये कह सकते हैं रिलेशन के अकॉर्डिंग कि जितना भी एक एटम का एटॉमिक मैस होगा ग्राम्स में, वो उसका 1 मोल के इक्वल होगा। इस तरह से अगर हम मॉलिक्यूल की बात कर लें तो सपोज़ हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है और उसका मैस हमारे पास है 18 ग्राम। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का जो मैस ग्राम्स में होगा वो 1 मोल के इक्वल होगा। इसी तरह से फार्मूला यूनिट की बात कर लीजिए, NaCl जिसका मैस है 58 ग्राम। 58 ग्राम जो हमारे पास फार्मूला यूनिट का मैस है वो 1 मोल के इक्वल होगा। H2SO4 एक कंपाउंड है, 98 ग्राम इसका मैस है। तो अगर हम कहें कि हमने जो हमारे पास H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें हमने देखना है कि कितने ग्राम्स है, तो हम क्या कहेंगे कि 98 ग्राम इज़ इक्वल टू 1 मोल। तो इस तरह से कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। अगर हम अब हमने यहाँ पे अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हाइड्रोजन का जो वे है ग्राम में, जो कि हमारे पास क्या है 1.008 समथिंग, तो उसे हम वे करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। अब हम क्या देख लेते हैं, इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं मोल के, जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लिखते हैं। हमारे पास जो केमिकल कैलकुलेशंस मौजूद हैं बुक में वो इस तरह से हैं। मोल मैस कैलकुलेशंस, मतलब हमने मोल और मैस से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस देखनी है कि अगर हमने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला गिवन है। नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। मतलब जब हमने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने होंगे किसी भी कंपाउंड के, तो हमें उसका मैस गिवन होगा
मोलर मास हमने खुद फाइंड करना होगा और उसे हम इस फॉर्मूला में पुट करके इजीली नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम अल्टरनेटिव देख लें कि अगर हमें मैस पूछा गया हो और नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन हो, तो हम इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे इस तरह से, मैस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास हमें दोनों सूरतों में खुद कैलकुलेट करना होता है। नंबर ऑफ़ मोल्स जब हमें गिवन होंगे उसे हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लेंगे। ये हमारे पास जो कैलकुलेशंस थी वो थी मोल मास कैलकुलेशंस। नेक्स्ट जो कैलकुलेशंस हैं वो हैं मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशंस। मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशंस में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन होंगे। हमने नंबर ऑफ़ मोल्स अगर फाइंड करना है तो वो फॉर्मूला इस तरह से होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन ओवर एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमें पता है 6.02 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमें गिवन होंगे, इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करके ईजिली नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पूछे गए हों और नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन हो, तो हम इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे इस तरह से, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ जाएंगे। एक और कंडीशन हो सकती है इस तरह से, अगर हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी पूछे गए हों और नंबर ऑफ़ मोल्स भी गिवन ना हो, तो हम उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स भी खुद फाइंड करेंगे। किस तरह से, हमें उस न्यूमेरिकल में मैस गिवन होगा, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ़ मोल्स का था हम इस तरह से लिखेंगे, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो नंबर ऑफ़ मोल्स हम इस तरह से निकाल के उससे एवोगैड्रोस से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। तो ये थी हमारे पास कैलकुलेशंस जो हम नंबर ऑफ़ मोल्स या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए निकालते हैं न्यूमेरिकल्स में।